आपको एक नर्स की भूमिका निभानी है और जो आपका इंटरलोकेटर होगा वो एक पेशेंट की भूमिका निभाएगा। तो जो आपका इंटरलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्पीकिंग की। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका स्पीकिंग मॉड्यूल है उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके अंदर कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके स्पीकिंग के अंदर। तो उससे पहले पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्पीकिंग चीज़ क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, कैसा ये पैटर्न होता है, कितने देर का स्पीकिंग मॉड्यूल होता है, कैसे कैसे आपको इसके अंदर रिमार्क्स दिए जाते हैं, आपकी जो चेकिंग होती है, जो आपका इंटरलोकेटर होता है वो आपका पेपर चेक करता है या नहीं करता है। काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो कि इस वाली वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो आपकी जो स्पीकिंग होती है ये टोटल 20 मिनट्स की होती है। इसके अंदर जब आपकी स्पीकिंग का जो मॉड्यूल स्टार्ट होगा उसके अंदर जो फर्स्ट होता है वो आपका वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं, वार्म अप कन्वर्सेशन होती है। उसके अंदर आपको आपके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अंदर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, प्रोफेशन के बारे में पूछा जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इस वीडियो को हम लोग टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसके अंदर पहला है आपका वो है आपका वार्म अप कन्वर्सेशन, दूसरा है आपका प्रिपरेशन और तीसरा है आपका रोल प्ले कार्ड। तो 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे और तीनों के बारे में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तीनों के अंदर। तो आपको जैसे मैंने बताया टोटली 20 मिनट्स का होता है। जो पहला होता है वो आपका वार्म अप क्वेश्चन होता है। जो उसका दूसरा पॉइंट आता है वो आता है आपका प्रिपरेशन। हर रोल कार्ड के लिए आपको 3 मिनट का प्रिपरेशन मिलेगा। उसके बाद आता है आपका रोल प्ले, जिसके अंदर आपको 5 मिनट तक आपको रोल प्ले करना है। तो 3 मिनट आपके प्रिपरेशन के हो गए हैं और 5 मिनट आपके रोल प्ले के हो गए हैं। टोटल मिला के 8 मिनट ये हो गए हैं। और जो आपका 8 मिनट होता है टोटल मिला के 2 रोल प्ले कार्ड मिलते हैं आपको। तो सेकंड वाले के लिए भी 3 मिनट आपकी प्रिपरेशन होगी और 5 मिनट आपका रोल प्ले कार्ड होगा। तो ये 8-8 आपके जो 16 मिनट होते हैं ये आपका जो उसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग होती है और उसी को आगे असेस किया जाता है। उसका उसी का आपका असेसमेंट होगा और उसी के रिगार्डिंग आपको आपके नंबर मिलेंगे। तो जो बाकी 4 मिनट होते हैं उसके अंदर आपकी वार्म अप कन्वर्सेशन होती है, आपको वहाँ पे रिलैक्स करवाया जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो टोटल मिला के 20 मिनट्स का होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंटेलिजिबिलिटी। इसके अंदर आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आप कितने क्लियर हैं अपनी चीज़ों को लेके कि आप जब वहाँ पे बात कर रहे हैं जो आपकी इंग्लिश है वो कितनी क्लियर है, आपकी टोन कैसी है, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कितना क्लियर है, आप जो बोल रहे हैं वो अगले को कितना ईजिली समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं। टोटल 4 पॉइंट होते हैं जो कि लैंग्वेज बेस्ड होते हैं और बाकी जो 5 पॉइंट होते हैं वो क्लिनिकल बेस्ड होते हैं। तो जैसे आपको बताया जो पहला आता है वो आता है इंटेलिजिबिलिटी, जिसके अंदर आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी क्लियरिटी वगैरह ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरा आता है आपकी फ्लुएंसी। आपकी जो फ्लुएंसी है वो इसलिए देखी जाती है कि आप कितने क्लियर हैं और कितने फ्लुएंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो पर अगले बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो उस फ्लुएंसी का कोई काम नहीं है। आप फ्लुएंसी के साथ साथ आपको अपनी क्लियरिटी भी मेंटेन रखनी है, जिससे आप बात कर रहे हैं उन्हें आपकी सारी बातें आपकी समझ में आएँ। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है आपका अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज। तो जब समय की डिमांड के हिसाब से, आपके रोल प्ले के हिसाब से जब आपको एम्पैथी दिखानी है तो आपको एम्पैथी दिखानी है, सिंपैथी के टाइम पे सिंपैथी दिखानी है। आपको जो डिमांड है उस समय की या फिर उस सिचुएशन की, आपको उस हिसाब से बात करनी है। आपकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म आपका झलकना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं या नहीं, आपको अपना जो प्रोफेशनल मैनर है वो मेंटेन करना है, क्योंकि जो ओईटी है वो इंग्लिश के साथ साथ एक क्लिनिकल एग्ज़ाम भी है जिसके अंदर आपसे ये देखा जाएगा कि आप अपने पेशेंट से कैसे बिहेव करेंगे, आप अपने कलीग से कैसे बिहेव करेंगे, अपने सीनियर से कैसे बिहेव करेंगे। तो जो आपकी अप्रोप्रिएटनेस है लैंग्वेज की वो भी चेक की जाती है इसके अंदर। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है सोर्स ऑफ ग्रामर। तो जो आपकी ग्रामर है वो भी आपकी सही होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा, काफ़ी सारे लोग टेंशन लेते हैं कि सर हमारी ग्रामर में थोड़ी बहुत गलती है। तो देखो, थोड़ी बहुत गलती सभी की होती है, तो इस चीज़ की टेंशन ना लें कि हमारी ग्रामर में अगर कुछ गलती हो गई तो हम क्या करेंगे। पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करना बंद कर दें। तो प्लीज़ आप जितना एक्यूरेट हो सकें उतना एक्यूरेट हों। अगर फिर भी मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी थोड़ी टेंशन कम हो जाए, पर अपनी ग्रामर को आप हमेशा सही रखें, उसके प्रैक्टिस करते रहें, उसके बारे में समझ लें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में हर चीज़ पता करें। अगर आपको नहीं पता है तो आपके कोचिंग वाले से आप पूछें। तो प्लीज़ अपनी ग्रामर का ध्यान ज़रूर रखें। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके ग्रामर के ऊपर ही आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो आपके जो मार्क्स डिपेंड करते हैं वो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं। बाकी 5 पॉइंट क्लिनिकल बेस्ड भी होते हैं, उनके ऊपर भी आपके जो मार्क्स हैं वो डिपेंड करते हैं। तो आप खाली एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करें तो ये चीज़ सही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पर अपनी ग्रामर के ऊपर फोकस करें, जहाँ तक है आप 99.9% एक्यूरेट रहें अपनी ग्रामर के अंदर, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 5 क्लिनिकल चीज़ें जो कि आपको वहाँ पे करनी है, जो कि आपके लैंग्वेज में और आपके कन्वर्सेशन के अंदर झलकनी चाहिए। पहला आता है आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग। जिस भी पेशेंट से आप बात कर रहे हैं, जो आपका जो इंटरलोकेटर है एग्ज़ाम के अंदर, वो
भी एक रोल प्ले करता है आपके पेशेंट का और आप रोल प्ले करते हैं एक नर्स का। तो आपके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका होना चाहिए। तो वो दिखाएगा कि आपकी लैंग्वेज कितनी अप्रोप्रिएट है, आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, जिससे कि आपने अपने जो पेशेंट के साथ एक अच्छा आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया और आपका जो पेशेंट है आपसे कंफर्टेबल होकर अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपको जिस डिजीज़ कंडीशन के ऊपर जो टॉपिक आपको मिला है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है और आपका जो पेशेंट है, आप उसे वो उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो वो कितना समझ रहा है। तो आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेके वो कैसी है, तो उसके बारे में भी काफ़ी क्लियर होना चाहिए। तो वो आपका तभी आएगा तब आपके पास एक अच्छी समझ होगी लैंग्वेज की और क्लिनिकल बेस्ड थिंग्स की। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर। तो जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मिंग है वो भी काफ़ी ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है, जैसे आप पेशेंट के पास जाते हैं तो आप पहले क्या करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, पेशेंट से पेशेंट का नाम पूछते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं, यहाँ पे किस लिए आए हैं या फिर उनकी कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद आप ट्रीटमेंट बताते हैं। तो एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है जिसको आप फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है आप जाते ही शुरू हो गए और आपने बताना स्टार्ट कर दिया, आपको जो भी रोल प्ले कार्ड मिला था कि आपके साथ ये कंडीशन हुई है, ये नहीं है। तो एक स्ट्रक्चर है जो कि हमको फॉलो करना है, एक पैटर्न है वो फॉलो करना है, प्रायोरिटी देखनी है हमको, पहले क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना, तो वो आप फॉलो करेंगे। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, तो आपको जो रोल प्ले कार्ड मिलता है उसके अंदर कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका रोल प्ले होगा वो 5 मिनट का होगा। इसके अंदर अगर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वैसे जो ये इन्फॉर्मेशन दी होती है इसका मतलब ये होता है कि आप उसको 5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। पर अगर आपका पेशेंट रिलैक्टेंट है, अगर आप 5 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको गैदर करनी है, जो कि आपको 100% उस 5 मिनट के रोल प्ले में आपको बोलनी है, वो आपको गैदर करनी है, क्योंकि आपको वो आगे डिलीवर करनी है। तो वही आपका लास्ट पॉइंट होगा, जो फिर आपका 5th पॉइंट है, वो है आपका इन्फॉर्मेशन गिविंग। तो इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी है और अपने पेशेंट को दी है, तो वो जो गिविंग वाला जो पार्ट है, जो आपने डिलीवर किया है अपने पेशेंट को, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी थी उस केस नोट से, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो गैदर कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे आउटपुट आपका देना है, पेशेंट को समझाना है कि आपने ये चीज़ें हैं, आपको ऐसे-ऐसे करना है। जो भी पेशेंट के लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करने हैं या फिर पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है, उसकी रिकवरी के बारे में बताना है, एंटीबायोटिक्स के बारे में बताना है, XYZ जो भी चीज़ें हैं वो आपको बतानी है। तो ये टोटल 9 पॉइंट्स हैं, जिसके हिसाब से आपकी मार्किंग होती है। आप किस तरीके से अपनी जो लैंग्वेज बेस्ड चीज़ें हैं उनको कैसे आप मेंटेन रखते हैं और क्लिनिकल बेस्ड चीज़ें हैं ये कैसे मेंटेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आप इनके ऊपर फोकस करेंगे तो आपका जो स्पीकिंग मॉड्यूल है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि जो आपका जो असेसर होता है वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है अपने जजमेंट के अंदर और काफ़ी टारगेटेड चीज़ें देखता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ें वहाँ पे बोल रहे हैं। अगर आपसे पेशेंट ने कोई चीज़ पूछी और आप इर्रेलेवेंटली कुछ भी आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अपने पेशेंट का अप्रोप्रिएटली आपको आंसर देना है। तो उस हिसाब से ही आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके डिसाइड किए जाएँगे। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट। आपका जो पहला था आपका वार्म अप सेक्शन, दूसरा था आपका प्रिपरेशन और तीसरा था आपका रोल प्ले। उसके हिसाब से मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स अब मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके वार्म अप क्वेश्चंस की। तो जो वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप कहाँ से पास आउट हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है कौन से हॉस्पिटल से है, कौन से डिपार्टमेंट से है, जैसे कि इंटेंसिव केयर से है, आपका इमरजेंसी से है, नॉर्मल वार्ड से है, ऑपरेशन थिएटर से है, वहाँ से है, मतलब कहाँ से है, और आप कब पास आउट हुए थे, किस साल पास आउट हुए थे, आप कहाँ से हैं, और आपने नर्सिंग फील्ड ही क्यों चूज़ करी अपने फ्यूचर के लिए, या फिर आप नर्स क्यों बनना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी, तो आप एक अच्छा वार्म अप सेक्शन खुद के लिए तैयार कर लें, ताकि जब आपसे इंटरलोकेटर अपना इंट्रोडक्शन पूछे तो आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन उनको दे सकें, जिसके अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा। पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आप अपने वार्म अप सेक्शन में बताएँगे, वो चीज़ें आपके रिकॉर्ड नहीं होंगी, क्योंकि जब आप एंट्री करेंगे उसके बाद आपका जो इंटरलोकेटर है वो आपसे पूछेगा कि आप अपना नाम बताएँ, अपना इंट्रोडक्शन करें। उसके बाद वो आपको बताएगा कि अब मैं रिकॉर्डर ऑन कर रहा हूँ, जब आपका रोल प्ले होता है। तो जो भी चीज़ें आप बताएँगे वार्म अप सेक्शन के अंदर, वो कुछ भी नोटेड नहीं होंगी, उसका कोई भी मार्क्स नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। वो इसलिए होता है कि आपको वार्म अप करने के लिए आप थोड़े खुल जाएँ उनके सामने और उनसे आराम से बात करें। पर ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनाएँ, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, कि आप वहाँ पे जाएँगे, इंटरलोकेटर आपसे एक कॉन्फिडेंस से आप इंटरलोकेटर से बात करेंगे, कि आप ना अपना इंट्रोडक्शन बताएँगे, आप कि आप कौन से हॉस्पिटल से पास आउट हैं, आपने नर्सिंग क्यों चूज़ किया, आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, ताकि वो सब चीज़ें आपके रोल प्ले में हेल्प करेंगी। तो ये आपका टिप्स थी जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, कि एक अच्छा सा आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन आप बनाएँ।
उसके बाद बात करते हैं, आपको 3 मिनट मिलते हैं जिसके अंदर आपको अपना प्रिपरेशन करना होता है। उसके अंदर आपको एक रोल प्ले कार्ड दे दिया जाएगा। तो जैसे कि तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं इस रोल प्ले कार्ड का। तो जैसे कि इस रोल प्ले कार्ड के अंदर एक आपको एक नर्स की भूमिका निभानी है और जो आपका इंटरलोकेटर होगा वो एक पेशेंट की भूमिका निभाएगा। तो जो आपका इंटरलोकेटर है वो 72 इयर्स ओल्ड पेशेंट है। अब वो चाहे मेल है या फीमेल है, आपको ये भी चीज़ें पूछनी है कि मैं आपको किस नाम से बुला सकता हूँ। अगर अगर आपके रोल प्ले कार्ड में अगर ये नहीं दिया हुआ है, पेशेंट का नाम नहीं दिया हुआ, तो आप पूछ सकते हैं कि आपको मैं किस नाम से बुलाऊँ? आपका जो इंटरलोकेटर है, उसको मैं किस नाम से बुलाऊँ? तो आप उनसे पूछ सकते हैं ये चीज़ें कि आपको मैं आपके ओरिजिनल नाम से बुलाऊँ, क्योंकि जब आप जाएँगे, तो आपका इंट्रोडक्शन होगा आपके इंटरलोकेटर से, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो आपका नॉर्मल नाम है, अब मैं आपको उसी नाम से बुलाऊँ क्या? उसके बाद इस रोल प्ले कार्ड में लिखा हुआ है कि आपका जो पेशेंट है, वो 72 इयर्स ओल्ड है। उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, यूटीआई उसको हुआ है। उसकी एक सर्जरी हुई थी 4 दिन पहले, जो कि कैंसर, कोलन कैंसर की थी। उसके बाद उसको यूटीआई हुआ है। उसके बाद उसको कुछ एंटीबायोटिक्स चल रही हैं यहाँ पे। और जो मेन वरी है पेशेंट का, जो मेन टेंशन है पेशेंट की, वो ये है कि उसका जो हस्बैंड है या वाइफ है, तो हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो फीमेल है। तो जो उसका जो हस्बैंड है वो घर पे है और वो पार्शियली ब्लाइंड है और वो टोटली इस जो पेशेंट जो अभी एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो जो पेशेंट के जो मेन टेंशन है वो ये है कि जो उसका हस्बैंड है घर पे, वो पार्शियली ब्लाइंड है और वो पूरी तरह इस पेशेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और जब जब पेशेंट यहाँ पे है, तो उसका ध्यान कौन रखेगा? तो ये जो है, ये आपको मिल गया कि नर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी आपको ये मिल गई। आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पढ़नी है। ये हम लोग बात कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन, जो आपकी 3 मिनट हैं प्रिपरेशन के, उसके अंदर। तो आपको 3 मिनट दिए जाएँगे जिसके अंदर आपको ये पूरा आपका रोल प्ले पूरा पढ़ना है। जो जो पेशेंट है उसकी जो मेन टेंशन है वो ये है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर प्रोलॉन्ग स्टे रहता है तो उसके हस्बैंड का क्या होगा? उसके अंदर आपको ये बताना है। अब उसके बाद आते हैं आपके 3 सब पॉइंट, जिसके अंदर आता है कि आपको अपना आंसर देना है, जो भी क्वेश्चन आपसे जो भी पूछेगा आपको रीअश्योर करना है अपने पेशेंट को। उसके बाद आपके जो पेशेंट है उसकी जनरल हेल्थ कंडीशन के बारे में आपको बताना है कि उसकी 6 महीने से कैसी रही है, आपको उनसे ये सारी चीज़ें उनसे पूछनी है। और आपको सिम्पैथेटिक रहना है और उसको काफ़ी सारी एडवाइस देनी है कि जिससे कि उसके हस्बैंड की हेल्प हो सके। तो जैसे कि हम लोग जब ये प्रिपरेशन करते हैं, अपनी प्रिपेयर करते हैं, तो आपको एक रोल प्ले कार्ड दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आपके 3 मिनट अभी शुरू होते हैं, तो उसके अंदर आप अपनी पेन पेंसिल उठाएँ। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे कि पेशेंट को यूटीआई हुआ है और ऐसी सब चीज़ें हुई हैं, और आप लास्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे कि उसके जो पेशेंट है, उसके जो हस्बैंड है वो घर पे है, तो उसी वक़्त आप पॉइंट बना लें अपनी तरफ से कि हम इस पेशेंट की क्या-क्या हेल्प कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे लोग पेंसिल यूज़ नहीं करते हैं, तो अपनी पेंसिल यूज़ करें और फटाफट लिख लें कि हम क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट का जो हस्बैंड है वो घर पे है, तो आप पेशेंट के घर पे उनके हस्बैंड के लिए क्या-क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप पेशेंट को ये बता सकते हैं कि हम आपके पेशेंट को कुछ दिन के लिए रेज़िडेंट होम में भी हेल्प के लिए भेज सकते हैं कि वहाँ पे उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और वो वहाँ पे रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे खाना-वाना सब उनकी तरफ से होता है, रेज़िडेंट होम वालों की तरफ से, जब तक आप यहाँ पे एडमिट रहेंगी। या फिर मील्स ऑन व्हील्स हैं, जो कि जो लोग मील्स प्रोवाइड करते हैं डोर टू डोर, उनकी जाके हेल्प कर सकते हैं, वो वहाँ पे जाके उनका खाना पहुँचवा देंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अपनी तरफ से आप अपना पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी इंडिया के अंदर भी ऐसी-ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, आप उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएँगी इन सब चीज़ों के बारे में। तो यही टिप्स है कि आप इन 3 मिनट के अंदर आप कैसी प्रिपरेशन करते हैं, आप सारे के सारे अपने पॉइंट्स वहाँ पे लिख लें, जो कि आपको नेक्स्ट 5 मिनट का जो रोल प्ले आएगा उसके अंदर आपको अपने पेशेंट को बताना है। उसके बाद बात आती है, आप काफ़ी सारे जैसे कि आइल्स होता है, आइल्स के अंदर आपको कोई भी रैंडम टॉपिक मिल जाता है, उसके ऊपर आपको बोलना पड़ता है। तो जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर 5 मिनट बोलना है, तो आपके पास एक लिमिटेड नॉलेज ही है इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप 5 मिनट, आप 3 मिनट बोलेंगे, 2 मिनट बोलेंगे, अगर हो सके तो आप 5 मिनट बोल लेंगे। पर जो ओईटी है उसके अंदर ये फ़ायदा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग का जो ऑप्शन है नर्स वाला, उसके अंदर तीनों आप अच्छा खासा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बाद 3 पॉइंट लिखे हुए हैं कि आपको अपने पेशेंट से क्या-क्या बातें करनी है, क्या-क्या चीज़ें आपको बोलनी है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है इस चीज़ को कि अ, हमें क्या-क्या अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिलीवर करनी है। हमें पहले से ही कुछ भी अपने दिमाग में डाल के नहीं जाना है कि मेरे को ये बोलना है, मेरे को बोलना है, क्योंकि आपको जो रोल प्ले कार्ड मिलेगा, आपको उस सिचुएशन और उस हिसाब से ही आपको वहाँ पे बोलना है और आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको अपनी नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करनी है। आप ऐसा भी नहीं कि आप काफ़ी तेज़ बोलें या फिर आप ऐसे-ऐसे शब्द इस्तेमाल करें जो कि इंटरलोकेटर को भी नहीं पता है कि ये भी चीज़ें होती हैं। तो आप खतरनाक ही आप वोकैब्युलरी वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सिंपल रहें, जितना आपका सिंपल है, जितनी सही तरीके से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने पेशेंट तक पहुँचाएँगे, जितने इफ़ेक्टिव तरीके से अपने पेशेंट तक पहुँचाएँगे, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये चीज़ें थी जो कि आप कर सकते हैं इस 3 मिनट के अंदर। उसके बाद बात आती है आपकी 5 मिनट, जो कि आपका रोल प्ले है। तो काफ़ी सारे लोग घबराते हैं कि अब
बोलने की बारी आ गई, स्पीकिंग के टाइम आ गया, तो अब हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो स्पीकिंग सिर्फ़ आपका ही नहीं, आपके इंटरलोकेटर का भी है, क्योंकि जो रोल प्ले कार्ड आपको मिला है, सेम का सेम ही रोल प्ले कार्ड आपके इंटरलोकेटर को मिलता है। जहाँ पे आप नर्स की भूमिका निभाते हैं, आपका जो इंटरलोकेटर है वो पेशेंट की भूमिका निभाएगा, तो उसे भी आपके साथ ही स्पीकिंग करना है। जब आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, तो उन्हें भी अपना रोल प्ले कार्ड पढ़ के ही आपको आंसर करना है। तो दोनों एक ही सिचुएशन में हैं, तो इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपको क्या-क्या बोलना है, क्योंकि उनको भी अपनी तरफ से अपना रोल प्ले कार्ड प्ले करना है। तो इस चीज़ को अगर आप लेके चलेंगे, इस पॉजिटिव अप्रोच को लेके चलेंगे, तो आपके लिए स्पीकिंग काफ़ी ईज़ी होगा। उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे सिम्पैथी यूज़ करनी है, आपको एम्पैथी यूज़ करनी है, आपको फ़ील करना है कि जो आपका पेशेंट फ़ील कर रहा है। तो जो भी चीज़ें आप पूछेंगे, एक प्रोफेशनलिज्म आपको वहाँ पे मेंटेन करना है, आपको एम्पैथेटिक होना है, एक एम्पैथेटिक अप्रोच वहाँ पे इस्तेमाल करनी है, आपको पॉजिटिव अप्रोच इस्तेमाल करनी है अपने पेशेंट से बात करते समय कि हाँ, मैं फ़ील कर रहा हूँ कि आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, इवन आपका जो हस्बैंड है वो घर पे है, तो उसको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, पर हम अपनी तरफ से ये सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि साथ आपके जो हस्बैंड की उनकी भी दिक्कतें सॉल्व हो जाएँगी। जैसे कि अगर आपसे आपका पेशेंट पूछता है कि मेरा जो हॉस्पिटल का जो स्टे है, वो कितना लंबा होने वाला है, तो उसके अंदर आप ये कहेंगे कि आपका जो हॉस्पिटल का स्टे है वो 1 महीने रहने वाला है, तो पेशेंट एक तरीके से घबरा जाएगा, ये हो जाएगा। पर अगर आप उसको ये बताएँगे कि जो आपका हॉस्पिटल का स्टे है वो 1 महीने होने वाला है, वो इसलिए होने वाला है क्योंकि आपका जो यूटीआई है वो काफ़ी हाई ग्रेड है, उसको हम लोग रिज़ॉल्व करेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई और दिक्कत नहीं आए, आपको दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़े। तो आपको रीअश्योर करना है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही उनको ये सब चीज़ बोल दें कि भैया 1 महीना आपको यहाँ पे रहना है और ऐसी-ऐसी चीज़ें। पर आपको रीअश्योर करना है कि अगर आप 1 महीने रह रहे हैं, तो आप क्या-क्या सर्विसेज़ उनको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप क्या कौन-सा क्वेश्चन आप इस्तेमाल करते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, एक क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन होता है। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके 5 मिनट खत्म होने वाले हैं और आपने अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है, तो प्लीज़ क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन पूछें, जिसके अंदर आपका पेशेंट हाँ या ना बोल पाए। तो जैसे कि आप उससे पूछें कि अब जैसे क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि जैसे अभी यूटीआई है, तो उससे पूछें कि आपके पेट में दर्द होता है? तो वो कहेंगे हाँ या ना, तो यही होगा। अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं, तो वो बताएँगे कि मेरे तो सर में भी दर्द है, मेरे पेट में भी दर्द है, मेरे ये भी है, मुझे तो इतने दिन पहले चक्कर भी आ गए थे, ये भी हो गया था, मेरे साथ तो ये भी हो रहा है। ये होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो जब आपको लगता है कि अगर आपके पास टाइम कम है, तो प्लीज़ आप क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन पूछें, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे उस टाइम को सेव करने में। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे अप्रोच हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने हैं और आपकी जो स्पीकिंग है वो काफ़ी अच्छी जाएगी। तो जैसे ही आपको ये पॉइंट वहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी है, वो इन्फॉर्मेशन जो गैदरिंग आपको मैंने पॉइंट बताया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है और यही सेम इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करनी है। तो जब आप गैदर करेंगे, वो एक पेपर के फॉर्म में आप गैदर करेंगे और जो डिलीवर करेंगे, वो आप अपनी लैंग्वेज में डिलीवर करेंगे। तो जो आपकी जो लैंग्वेज और जो आपकी क्लिनिकल जजमेंट है, वो ही वहाँ पे असेस किया जाएगा और देखा जाएगा कि आप कितने एप्रोप्रिएट हैं अपनी क्लिनिकल और अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो यही सारे पॉइंट हैं जो कि आपकी जो स्पीकिंग है उसको काफ़ी आसान बना देते हैं। तो इस चीज़ की टेंशन ना लें, क्योंकि मैं आपसे ये बोलूँ कि आपका नाम क्या है, तो आप सीधा-सा बता देंगे कि मेरा नाम ये है। क्योंकि सेम ही चीज़ ओईटी की स्पीकिंग के अंदर भी है कि अगर आपसे कोई पेशेंट आपकी कुछ चीज़ें पूछता है, तो आपके सामने एक रोल प्ले कार्ड है, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है और आप वहाँ से पढ़ के आप पेशेंट को बता सकते हैं। बस ये फ़ील ना होने दें कि आप हर चीज़ पढ़ के बता रहे हैं। आपको जो भी पढ़ा है आपने, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी है, वो आपको डिलीवर करनी है अपने लैंग्वेज के अंदर। तो वो ही आपकी फ्लुएंसी को आपकी मेंटेन करेगा, वही आपकी इंग्लिश को मेंटेन करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने डाउट थे स्पीकिंग को लेके, वो क्लियर हो गए होंगे और जो लोग डर रहे थे कि हमारी स्पीकिंग में हम क्या करेंगे, अब उनको ये पता चल गया होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, हमको बस इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उनका एक स्ट्रक्चर बनाना है और वही आपको डिलीवर करनी है। आपको कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका जो रोल प्ले कार्ड है वो 3 मिनट में खत्म हो गया, बचे आपके पास 2 मिनट, तो 2 मिनट में हमें क्या करूँ? तो उसके अंदर आप पेशेंट की लाइफ़स्टाइल के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे कि हम इसी केस को ले लेते हैं, अगर पेशेंट का सब कुछ आपने क्लियर कर दिया और पेशेंट एकदम फुल्ली रिलैक्स्ड है और सब कुछ पेशेंट ने मान लिया कि हाँ भाई, मैं इतने दिन यहाँ पे रहूँगी और आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो मेरे हस्बैंड के काम आएगी। उसके बाद आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ क्या-क्या हैं, जो कि आप अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे थे, तो उनकी जो नॉर्मल रूटीन है वो क्या-क्या है, ताकि हम उनका पूरा रूटीन लिखें या फिर उनके जो भी उनकी हेल्प है हम उसके रूटीन के हिसाब से वहाँ पे फॉलो कर सकें और उनको बता सकें। आप ये भी पूछ सकते हैं जैसे कि पेशेंट के हस्बैंड है वो डायबिटिक है या नहीं? क्योंकि वो भी क्या पता इंसुलिन ले रहे हों, उनकी जो डायबिटिक डाइट है वो भी चल रही हो, कुछ चल रही हो। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि आप अपने उस 2 मिनट को कवर करने के लिए आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और आप डिलीवर कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आपको 2 मिनट सिर्फ़ बातें बनाना है, जो कि सबको आता है सही तरीके से, तो वही आपको वहाँ पे करना है।
तो बस यही था स्पीकिंग के बारे में और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की थोड़ी टेंशन कम हो गई होगी। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लें। अगर थोड़ा लेट रिप्लाई होता है तो प्लीज़ उसको थोड़ा आप इंतज़ार कर लें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो। उम्मीद करता हूँ आप लोग के सारे डाउट वैसे क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, जो कि मैं कल ही वो वीडियो डाल दूँगा, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपने अमेरिका चूज़ क्यों नहीं किया? आप यूके क्यों आए हैं? अमेरिका के अंदर अच्छी सैलरी है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए था, आप यूके क्यों आए हैं? तो वो जो डाउट है वो भी मैं क्लियर करूँगा मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वाली वीडियो तक वेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।